दासी ने मेरा परिचय नहीं दिया। मैं वैद्य कन्या आलो। तुमसे किसने कहा कि हमारे राज्य में वैद्य की आवश्यकता है? यहाँ के राजकुमार कंचन ने तो नगाड़ा पीट पीट कर तो यही संदेश दिया है। मैंने सुना है कि महाराज अस्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि मैं उन्हें स्वस्थ कर सकती हूँ, इसीलिए आई हूँ। दूर दूर के बड़े बड़े वैद्यों ने हार मान ली और यहाँ एक साधारण सी कन्या होकर तुम कह रही हो कि तुम महाराज को स्वस्थ कर सकती हो। बड़ा साहस है तुम में तो। सुनो कन्या, हमारा मन इस समय बहुत दुखी है, तुम चली जाओ यहां से। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। किंतु रानी मां, मैंने इसे यहाँ बुलवाया है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ ये क्या कर सकती है। दोपहर होने में अधिक समय बाकी नहीं है, इसलिए उससे पहले महाराज के लिए जो कुछ किया जा सकता है मैं वो सब करना चाहूंगी, सब कुछ। बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मैं महाराज की चिकित्सा करना चाहती हूँ, किंतु इसके लिए मुझे ये कक्ष खाली चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरा कार्य समाप्त हो तब तक इस कक्ष में कोई भी रहे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? एक अनजान अज्ञात कन्या के साथ अस्वस्थ महाराज को इस दशा में, ये संभव नहीं है। सही कहा, ऐसा करना संभव नहीं है। देखिए, यही मेरे उपचार का तरीका है। मुझे ये जिम्मेदारी देने से पहले आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। इनके सामने मैं महाशंख का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप लोग चाहते हैं कि मैं सच में महाराज का उपचार करूं, तो कृपया करके यह कक्ष खाली कर दीजिए। नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो और क्या उद्देश्य है तुम्हारा? मुझे विश्वास है अवश्य तुम्हारा कोई गलत उद्देश्य है। तुम हाँ, मैं वैद्य आचार्य जी की कन्या। राजकुमार, आप इसे पहचानते हैं? नहीं, वो हे भगवान, क्या कंचन को मेरा इशारा समझ में आया, या फिर अनजाने में ये कामिनी के सामने मेरा असली परिचय बता देंगे। ये तो कामिनी की असलियत जानते भी नहीं है। आप इसे कैसे जानते हैं कंचन? अर्थात तो वैद्य आचार्य जी की कन्या को कौन नहीं जानता। मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, किंतु गुरुकुल में इनके बारे में सुना था बहुत। अब दया करके यदि आप लोग ये कक्ष खाली कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये शांति से अपना काम कर सकेगी। मुझे उम्मीद है ये अवश्य ही पिताजी को स्वस्थ कर सकती है।
बाबा, मुझे तनिक भिक्षा देंगे? बूढ़ी हूँ, कमा कर खाने की क्षमता तो है नहीं और बहुत भूख लगी है। आइए, यहाँ बैठिए। जो स्वयं वन देवी हैं, विशाल वन जिसकी संपत्ति है, उन्हें कुछ भी देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है देवी। भक्ति के सिवाय मेरे पास आपको देने जैसा कुछ भी नहीं है देवी। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, किंतु मुझे पता था आप मुझे अवश्य पहचान जाएंगे। कहिए देवी, आपका क्या आदेश है हमारे लिए? आज मैं आप दोनों को महाशंख की शक्तियों का रहस्य बताने आई हूँ और उसी रहस्य के कारण मैंने ज्योत्सना को एक नया रूप दिया है। ज्योत्सना को बताना होगा कि महाशंख की शक्तियां युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कामिनी के साथ बराबरी का युद्ध करने के लिए महाशंख को और शक्तिशाली होना पड़ेगा। किंतु देवी, ज्योत्सना तो अभी तक महाशंख लेकर महल में चली गई होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को आज सब कुछ खुलकर बताऊंगी। ऐसी क्या बात बताना चाहती हैं वन देवी हमें? कंचन, कंचन, क्या बात है? महाराज के कक्ष से इतने प्रकाश कैसे आ रहा है? आग तो नहीं लग गई ना? हाँ, अवश्य अवश्य महाराज के कक्ष में आग लगी है। आग! आग! कोई है? शीघ्र आओ यहाँ! महाराज के कक्ष में आग लगी है, शीघ्र आओ! आग! महाराज के कक्ष में आग लगी है, कोई सुन रहा है? लक्ष्मी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अब ये कहां से आ गई? चलो।
महाशंख के प्रभाव से महाराज के शरीर से विष उतर गया। महाराज, महाराज, महाराज आंखें खोलिए। महाराज, ये क्या हुआ? महाराज आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? आग! आग! हे भगवान, अच्छा वो लक्ष्मी की चीख सुनकर समय रहते मैंने महाशंख छुपा दिया। मैंने स्पष्ट रूप से देखा था, महाराज के कक्ष में कोई तीव्र प्रकाश आ रहा था। लक्ष्मी, तुम्हें इस कक्ष में आने को किसने कहा? ऐसा कैसे संभव है? कामिनी, देखो देखो, महाराज के शरीर पर विष का कोई चिन्ह तक नहीं है। महाराज के शरीर पर विष का चिन्ह तक नहीं है। रंग भी पहले जैसा हो गया, देखो। हाँ रानी माँ, वही तो देख रही हूँ मैं। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी देखिए, मैं लौट आया हूं। पिताजी आंखें खोलिए ना। माँ, पिताजी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? पिताजी, आपको क्या उत्तर दूं कंचन? मैं तो स्वयं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि विष उतरने के बाद भी महाराज आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं। वन देवी मन की बातें खुलकर कहेगी आज। ज्योत्सना को करना होगा बहुत बड़ा काम। उस काम में महाशंख सहायता करेगा उसकी। आज से आरंभ होती है प्रतीक्षा समय की। चांदनी रात में युद्ध होगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, पर उससे पहले महाशंख काम करेगा अधूरा। पूर्णिमा रात को चांद की चांदनी जब पड़ेगी उस पर, पूरी शक्तियां मिल जाएगी और बन जाएगा उसका अस्त्र। अर्थात महाशंख में अभी तक उसकी पूरी शक्तियां नहीं आई हैं। उसके लिए अभी भी पूर्णिमा की रात की प्रतीक्षा करनी होगी। बिल्कुल सही कहा। कामिनी के पास महाकमल है, इसीलिए वो अधिक शक्तिशाली है, और ज्योत्सना को तो अभी अभी महाशंख मिला है। आने वाली पूर्णिमा की रात चांद की चांदनी पड़ने पर शक्तियां पूरी होंगी, और केवल तभी ज्योत्सना महाशंख के द्वारा कामिनी के महाकमल से युद्ध कर पाएगी। इसी कारण से मैंने ज्योत्सना को एक नया रूप दिया है, ताकि वो अपने शत्रुओं के आसपास हो फिर भी उसके शत्रु उसे पहचान न सके। किंतु माँ, क्या ज्योत्सना को अपना असली रूप वापस मिल पाएगा? क्या मैं अपनी पुत्री को कभी उसके असली रूप में देख पाऊंगा? अवश्य वत्स। पूर्णिमा की रात को, जिस दिन कामिनी के महाकमल के साथ ज्योत्सना के महाशंख का आमना सामना होगा, उसी दिन ज्योत्सना को उसका असली रूप वापस मिल जाएगा। महाशंख के बारे में मैंने तुम दोनों को जो बातें बताई हैं, याद रहे ये सब ज्योत्सना को शीघ्र बतानी है। तो फिर इसी समय ज्योत्सना को संदेश देना होगा। मैं जाता हूँ। नहीं सन्यासी जी, आप मत जाइएगा।
महल में कामिनी जानती है कि आप ज्योत्सना के साथ हैं, इसलिए आपके जाने से संदेह हो सकता है। फिर क्या उपाय है? क्या उपाय है? अभी यदि ज्योत्सना ने किसी भी प्रकार उस महाशंख का प्रयोग किया तो उसे असफलता ही मिलेगी, और यदि उसने उस महाशंख का प्रयोग भूलकर भी कामिनी की उपस्थिति में किया तब तो अनर्थ हो जाएगा। भले ही आपके महल में जाने से संदेह हो सकता है, किंतु ज्योत्सना को सावधान करने के लिए मैं तो वहां जा ही सकता हूं ना। आप? हाँ, मैं जाऊंगा। किंतु कैसे? तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? बताओ, महाराज को अभी तक होश क्यों नहीं आया है? रानी माँ, बाहर कई बड़े बड़े वैद्य अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनमें से किसी को बुलाकर लेकर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाइए आप। पता नहीं इस कन्या ने अनजाने में क्या उल्टा सीधा कर दिया है। मैं शीघ्र ही आया रानी माँ, मैं शीघ्र ही आया। बताओ ज्योति, चुपचाप खड़ी मत रहो। महाराज को अभी तक होश क्यों नहीं आया? जिसने मेरा विष उतार दिया है वो मेरे लिए कभी भी विपदा बन सकती है। नहीं, इस वैद्य कन्या को मैं अब और अधिक यहाँ नहीं रुकने दूंगी। इससे क्या उत्तर मांग रही हैं रानी माँ? इसके पास उत्तर होगा तो देगी ना। मुझे लगता है ये कोई बहरूपिया है। लक्ष्मी ने कहा था ना, इस कक्ष में कोई तीव्र प्रकाश देखा उसने। मैं अभी भी कह रही हूँ रानी माँ, आप इस पर विश्वास मत कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि लक्ष्मी इसके काम के बीच में आकर बाधा उत्पन्न कर दी हो और चिकित्सा अपूर्ण रह गई हो। आप लोग मुझ पर विश्वास रखिए, मैं अवश्य महाराज को स्वस्थ कर दूंगी। थोड़ा सा विश्वास कीजिए। नहीं, अब हम तुम्हें कोई अवसर नहीं देंगे। रुको कामिनी, छोड़ दो इसे। मेरा मन कहता है ये कर सकती है। किंतु रानी माँ, देखो, इतने दिनों में तो कोई कुछ नहीं कर पाया था। कोई महाराज को स्वस्थ नहीं कर सका, किंतु इसने आकर कम से कम महाराज के शरीर से विष तो इसने उतार दिया ना। मुझे लगता है तो इसको थोड़ा समय देंगे तो ये कर लेगी कामिनी। धन्यवाद रानी माँ। आइए वैद्यराज जी, आइए। देखिए ना, महाराज अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना वैद्यराज जी, आप जरा देखिए इन्हें। इस कन्या ने ना जाने क्या किया है उनके साथ। देखिए। बुरा तो कुछ नहीं हुआ है, उल्टे संकट टल गया है। महाराज के प्राणों पर अब कोई संकट नहीं है। इनकी सांसें भी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से चलने लगी हैं। परंतु किंतु क्या? ये कोई साधारण विष नहीं था। इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल विष उतर जाने से ही महाराज पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। महाराज को इतनी आसानी से होश में नहीं लाया जा सकता, समय लगेगा। तो फिर ज्योति वैद्य आज से इस राजमहल में ही रहेगी। मुझे विश्वास है ये महाराज को पूरी तरह ठीक कर सकती है।
क्या हो गया कि महाशंख पिताजी को स्वस्थ नहीं कर पाया? कंचन मुझसे इतने क्रोधित हैं। ऐसी हालत में क्या उनके कक्ष में जाना उचित होगा? नहीं नहीं, इस समय नहीं जाऊंगी। क्या बात है लक्ष्मी? क्या? कुछ भी तो नहीं। जिस कंचन से विवाह करने के लिए इतने समय से इतने षड्यंत्र रचे, उसके कक्ष में जाने में तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? मुझे लगता था माँ स्वयं मेरा और कंचन का विवाह करवाएंगी, किंतु कुछ दिनों से देख रही हूँ कि माँ मुझे लेकर जरा सा भी चिंतित नहीं है, केवल स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो, रुको लक्ष्मी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। पर माँ किस कार्य में व्यस्त है ये मैं जानता हूं। किस कार्य में? बता सकता हूं, किंतु यदि तुम मेरी सहायता करोगी तभी। हाँ हाँ, मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तो सुनो, ये लीजिए आपका कमल। क्या कह रहे हैं भैया? माँ के पास ऐसा कोई जादुई कमल है? उन्होंने हमें तो कभी इस बारे में कुछ बताया नहीं और कभी इस जादुई कमल के द्वारा हमारी कोई सहायता भी नहीं की। वही तो कह रहा हूं, जो हमें नहीं मिल सका अब हम उसे छीन कर लेंगे। तुम्हें कंचन मिलेगा, मुझे ज्योत्सना मिलेगी, और इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि मां ने आज तक हमसे क्या क्या छुपाया है, और इस काम में मेरी सहायता करोगे तुम। जिस शक्ति के द्वारा आज कामनी देवी राज कर रही है, उस शक्ति में हिस्सा सोमेश्वर को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योत्सना, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? महाशंख इतना शक्तिशाली होने के बावजूद पिताजी को स्वस्थ क्यों नहीं कर पा रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में अष्ट सन्यासी जी के आश्रम में मैंने महाशंख के प्रयोग के तरीके सीखे हैं, फिर भी कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं महाराज को स्वस्थ क्यों नहीं कर पाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, तो फिर अब क्या होगा? कौन सहायता करेगा हमारी? इसका उत्तर हमें स्वयं ही ढूंढना होगा कंचन, किंतु इससे पहले हमें जाकर देखना चाहिए कि महाराज की हालत में कोई सुधार आया है या नहीं। अच्छा, चलो। चलिए। क्या बात है? कौन है आप? इतनी रात्रि में कहां जाना चाहते हैं आप? मैं वैद आचार्य हूँ। मेरी पुत्री ज्योति महाराज का उपचार कर रही है, मैं उससे मिलने आया हूँ। मुझे बताओ ना ज्योति, महाराज
फिर से स्वस्थ हो जाएंगे ना? तुम कर पाओगी ना महाराज को फिर से पहले जैसा? रानी माँ मैं देखो ज्योति, तुम ही अब मेरी आखिरी उम्मीद हो। रानी माँ मैं वचन देती हूँ, मैं महाराज को स्वस्थ करके ही रहूंगी। कब? महाराज कब तक स्वस्थ होंगे? हम तो तुम्हारी बात मान रहे हैं, किंतु उपचार पूरा कब होगा? आने वाली पूर्णिमा की रात को महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। पिताजी, ज्योत्सना इन्हें पिताजी क्यों कह रही है? आपको इस कक्ष में घुसने की किसने अनुमति दी? मैं वैद्याचार्य हूँ। ज्योति मेरी ही पुत्री है। मेरा कहना कभी गलत नहीं होता। आने वाली पूर्णिमा की रात को ही मेरी पुत्री ज्योति महाराज को पूरी तरह स्वस्थ कर देगी। किंतु पिताजी यहाँ कैसे? और ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? पूर्णिमा की रात को क्या होने वाला है? पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें पूर्णिमा तिथि के बारे में बताने मुझे तो आना ही था पुत्री। ये वैद्याचार्य जी की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आप वैद्याचार्य जी हैं, किंतु मुझे आप बड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको पहले भी कहीं देखा है। मुझे जब तक पता नहीं चलता कि इसके पीछे किसका हाथ है, मेरे लिए शांत होना संभव नहीं है। और एक बार यदि मुझे पता चल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब मैं तुम्हारा अंत देखना चाहता हूं कामिनी, तुम्हारा अंत। जब महाराज को पता चलेगा आप महामंत्री बोधादित्य हैं। आपकी बात को मैं झुठला कैसे सकता हूं? निश्चित रूप से आप मुझे जानते हैं। पिताजी सुनिए ना। अच्छा, आप मुझसे उस समय कुछ कह रहे थे ना, वो पूर्णिमा की रात के बारे में? वैद्याचार्य जी,
आपने बताया नहीं कैसे? मैं वैद आचार्य हूँ। इस धरती पर बहुत कम लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप भी मुझे जानते होंगे। ये पिता और पुत्री मिलकर क्या करना चाहते हैं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। पहले पुत्री आकर विष उतारती है और फिर पिता आकर कहता है कि पूर्णिमा की रात महाराज स्वस्थ होंगे। कौन है ये लोग? ऐसा असंभव कार्य कैसे कर रहे हैं? आपका बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने और आपकी पुत्री ज्योति ने मेरे मन में फिर से उम्मीद जगाई है। मेरा हृदय कहता है महाराज अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। आप निसंदेह मेरी पुत्री पर विश्वास कर सकती हैं रानी माँ, ये सब कुछ ठीक कर देगी। अभी के लिए मेरा कार्य हो गया है, तो अब मैं आज्ञा चाहूंगा। वैद्याचार्य जी, ये कैसी बात हुई? आप हमारे विशेष अतिथि हैं। आप इतनी जल्दी चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? आज की रात तो हमारे अतिथिशाला में विश्राम करके जाइए। मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृपया आप इसके लिए मना मत कीजिएगा। पता लगाना ही होगा ये सब हो क्या रहा है। जब महल के सारे लोग महाराज के कक्ष में हैं, तो दो महारथी अचानक कामिनी के कक्ष में क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये दृश्य मेरे देखने के बजाय जिसको देखने से मुझे अधिक लाभ होगा उसे ही बुला कर लाती हूँ। लक्ष्मी, देखो सभी इस समय महाराज के कक्ष में व्यस्त हैं और इसी बीच हम दोनों को उस महाकमल को ढूंढकर निकालना होगा। चलो ढूंढना शुरू करो। देखती हूँ इसमें है या नहीं। भैया देखिए, देखिए कंगन कितने सुंदर है ना। चुप, आहिस्ता। लक्ष्मी, जो काम करने आई हो वो करो। कमल ढूंढो। कंगन लेकर बैठ गई। जाओ जाओ, चलो जाओ, ढूंढो उसे। ठीक है, जाती हूँ। इस बेवकूफ लड़की के कारण ही माँ हम दोनों से इतने दिन तक सब कुछ छुपाती रही हैं, किंतु अब नहीं। अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, उनके हिसाब से नहीं। आइए 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 जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके कक्ष में कोई तो अवश्य घुसा है। सच कह रही हो तुम तारा? तुमने मेरे कक्ष में ही घुसते देखा था? जी, मैं स्वयं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे जाने से कहीं वो लोग सतर्क हो गए, तो इसलिए सोचा पहले आप लोगों को बुलाना ही उचित होगा, सो बुला लिया। आश्चर्य है, मेरे कक्ष में मेरी अनुमति के बिना कौन जा सकता है मंत्री जी?
अब मैं तमाशा देखूंगी। तुम दोनों मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? तुम्हें वन देवी की बातें बताने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा पुत्री। वन देवी मन की बातें खुलकर कहेगी आज। ज्योत्सना को करना होगा बहुत बड़ा काम। उस काम में महाशंख सहायता करेगा उसकी। आज से आरंभ होती है प्रतीक्षा समय की। चांदनी रात में युद्ध होगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, पर उससे पहले महाशंख काम करेगा अधूरा। पूर्णिमा रात को चांद की चांदनी जब पड़ेगी उस पर, पूरी शक्तियां मिल जाएगी और बन जाएगा उसका अस्त्र। अर्थात महाशंख में अभी तक उसकी पूरी शक्तियां नहीं आई हैं। उसके लिए अभी भी पूर्णिमा की रात की प्रतीक्षा करनी होगी। बिल्कुल सही कहा। कामिनी के पास महाकमल है, इसीलिए वो अधिक शक्तिशाली है, और ज्योत्सना को तो अभी अभी महाशंख मिला है। आने वाली पूर्णिमा की रात चांद की चांदनी पड़ने पर शक्तियां पूरी होंगी। अर्थात इसी कारण से कामिनी की शक्तियों के ऊपर महाशंख ने पूरी तरह असर नहीं किया, और इसी कारण से ही महाराज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए। आने वाली पूर्णिमा तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी ज्योत्सना, और इसीलिए मैंने सबसे कह दिया है कि पूर्णिमा की रात को ही महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु पिताजी, कौन है तुम्हारे पिता? ज्योत्सना, कौन है ये? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनका असली परिचय आपको नहीं बता सकती कंचन। आप मुझे नहीं पहचानेंगे राजकुमार, किंतु मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। लक्ष्य भेदते समय लक्ष्य के सिवाय किसी चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। अर्जुन की तरह बनना होगा। कंचन, ये लीजिए, ये पौधा आपका है। इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे जल दीजिएगा, खूब बड़ा कीजिएगा, फिर देखना एक दिन बहुत सारे फूल खिलेंगे, ठीक है? आप बहुत बड़े हो गए हैं कंचन, और उतने ही योग्य भी हो गए हैं जितनी मैंने उम्मीद की थी। आपके साथ ही बगीचे का वो पौधा भी बहुत बड़ा हो गया होगा ना? स्मरण है आपको वह पौधा? उसका आप बचपन में बहुत ध्यान रखते थे, अभी भी उसका ध्यान रखते होंगे ना? थोड़ा और, हाँ देखिए, हो गया ना? आपको ये सब कैसे पता चला? कंचन, कंचन यही तो है अष्ट सन्यासी। इनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, ये सब जानते हैं। सन्यासी जी ने इन्हीं के बारे में तो हमें बताया था। ये अष्ट सन्यासी जी? हाँ कंचन, ये हमें ये बताने आए थे कि पूर्णिमा के चांद की चांदनी शंख पर पड़ेगी, तभी शंख अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करेगा, और उसके बाद हम उस शंख की सहायता से महाराज को पूरी तरह से ठीक कर सकेंगे।
पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ कंचन। वाह, बस पुत्र बस। कितने बड़े हो गए हैं आप कंचन। नहीं, मैं पूर्णिमा तक इस प्रकार चुपचाप प्रतीक्षा नहीं कर सकूंगी। उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ा कार्य करना होगा। महल के कारागार से मुझे मेरे माँ बाबा को निकालना होगा, और ये मैं आज रात ही करूंगी। मुझे बिना बताए मेरे कक्ष में घुसने का साहस कैसे हुआ तुम दोनों का? चुपचाप क्यों खड़े हो? उत्तर दो। क्यों आए थे मेरे कक्ष में? वो माँ, वास्तव में हम वास्तव में लक्ष्मी गहने ढूंढने आई थी, तो मैंने सोचा साथ चलता हूँ। तुम मेरे कक्ष में कौन से गहने ढूंढने आए थे सोमेश्वर? जी क्षमा कीजिएगा, मेरी समझ में नहीं आया वो मंत्री पुत्र और मंत्री कन्या इतने चोरी चोरी आपके कक्ष में क्यों घुस रहे थे, तो मुझे लगा कोई। अरे चुप, बिल्कुल चुप। अधिक चालाक बनने का प्रयास मत करो तारा मालिनी। तुम्हें क्या लगा क्या नहीं लगा मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और सोमेश्वर, ये सब क्या हो रहा है? जाओ तुम दोनों यहाँ से, जाओ जाओ अपने अपने कक्ष में जाओ, और भविष्य में कभी भी बिना बताए इस कक्ष में प्रवेश मत करना, याद रखना। जाओ सब। एक बात स्मरण रहे सोमेश्वर, तुम क्या करते हो और क्या सोच सकते हो ये मुझसे कभी छुपा नहीं है, इसलिए आगे से कुछ भी करने से पहले सोच लेना। जाओ। जी मैं चलती हूँ। रुको तारा, जी तुम्हारे लिए एक कार्य है। कार्य? क्या कार्य? वैद्य कन्या ज्योति पर तुम दृष्टि रखना, कोई भी संदेह हो तो मुझे बताना। हो जाएगा? जी बिल्कुल। मेरी दृष्टि तो हमेशा तुम पर ही रहेगी कामिनी। तुम मेरी सबसे बड़ी शत्रु हो, इसलिए तुम पर से मेरी दृष्टि नहीं हटेगी। वो वैद्याचार्य कामिनी, वो वैद्याचार्य। क्या हुआ वैद्याचार्य को? मुझे इतना तो समझ आ गया कामिनी, मुझे वो वैद्याचार्य क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा था। वो आकार, वो चेहरा बिल्कुल रणविजय जैसा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, रणविजय? रणविजय की हमने अपने हाथों से हत्या की थी। आप क्या भूल गए हैं? एक ही उपाय था, उर्मी, जिसे तुमने अपने हाथों से मार दिया। अब मैं तुम्हारा अंत देखना चाहता हूं कामिनी, तुम्हारा अंत। जब तक महाराज को पता लगेगा।
कामिनी, नहीं, मैं भूला नहीं हूं, किंतु इतना बड़ा भ्रम भी मुझे नहीं हो सकता। आपको भ्रम हुआ है, आपको भ्रम हुआ है। वैदाचार्य को लेकर मैं चिंतित नहीं हूं, बल्कि मुझे तो संदेह हो रहा है उसकी कन्या ज्योति पर। कंचन, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप तो सन्यासियों में से एक है ना, तो अवश्य आपके पास कई प्रश्नों के उत्तर होंगे। प्रधान सन्यासी जी ने मुझसे कहा था, महाशंख ले आता हूं तो मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। क्या मुझे आपसे मेरे उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं? किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो आप कंचन? मैं केवल ये सत्य जानना चाहता हूं कि ज्योत्सना के साथ आप लोगों का क्या संबंध है? केवल हम लोगों का नहीं, आपके साथ भी संबंध है। महामंत्री बौद्धादित्य, भीतर आइए। क्या हुआ, आइए। आज मुझे किसी भी तरह माँ बाबा को उस कारागार से मुक्त करना ही होगा। ये भैया के चक्कर में पड़कर तो संकट में फंस गई मैं। ये कन्या इस समय चुपचाप कहाँ जा रही है? देखूं तो। ये तो वही कन्या है, इसी ने तो वन में मेरे प्राण बचाए थे। आश्चर्य है, ये कन्या इस महल में क्या कर रही है? चल क्या रहा है इस महल में? नहीं नहीं, अभी इनका पीछा करना उचित नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो संकट में पड़ जाएंगे। उससे पहले मुझे कामिनी से बात करनी होगी। ये ज्योति वैद्य रानी तो बिल्कुल सही नहीं लग रही। नहीं, ये बात माँ को बतानी ही होगी। मेरे भीतर आने से पहले ही आपने मेरे होने का अंदाजा कैसे लगा लिया? आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूं? कौन क्या कर सकता है, अब मैं ये भली भांति समझता हूं। मित्र रणविजय, सब प्रभु की इच्छा है।
मैं क्या कर सकता हूँ वह समय आने पर पता चल जाएगा मित्र। अर्थात कुछ भी नहीं। दरवाजे पर परछाई दिखी, इसीलिए सोचा आप ही आए होंगे मुझसे मिलने। हाँ, यह तो सही कहा। जय हो राजकुमार कंचन की जय। मंत्री पत्नी ने सभी को इस समय कारागार में आने का अनुरोध किया है। इस समय कारागार के पास क्यों? ये क्या? माँ बाबा तो यहाँ है ही नहीं। ऐसा कैसे संभव है? आखिरी बार तो यही भेंट हुई थी। वचन देती हूँ, कामिनी का झूठ मैं सबके सामने लाकर रहूंगी और आप लोगों को सम्मान सहित घर लेकर जाऊंगी। कामिनी, ये अवश्य तुम्हारा काम है। मेरे माँ बाबा को कष्ट पहुंचाने का दंड मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी। तो क्या वैद्य कन्या ने कारागार में आकर उपचार करने का निर्णय लिया है? ज्योत्सना अचानक कारागार में क्यों आई है? हे ईश्वर, अब तो ज्योत्सना पर सबको संदेह होने लगेगा। आलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से इसे चुपके चुपके कारागार में घुसते देखा है। इस लक्ष्मी ने पहले मुझे महाराज के कक्ष में संकट में डाला था, अब पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई है। ये कभी नहीं सुधरेगी। आप ठीक कह रही हैं मंत्री पत्नी। वैद्य का कारागार में कोई काम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं भी अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई हूँ। अपनी इच्छा से नहीं आई अर्थात? वास्तव में रानी माँ, अब क्योंकि मैं आज ही यहाँ आई हूँ, अपने कक्ष का रास्ता भूलकर गलती से यहाँ पहुँच गई, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा। जी हाँ। वैसे ये कह रही हैं कि इन्होंने मुझे घुसते हुए देखा था, किंतु उस समय मुझे सावधान करने के बजाय यहाँ सबको इकट्ठा करके इस प्रकार ये मुझे अपमानित कर रही हैं। मिथ्या है ये। तुम मिथ्या बोल रही हो। तुम जानबूझकर यहाँ आई हो। सबके सामने सच को स्वीकार कर लो। लक्ष्मी, बहुत हो गया, बस करो। शायद तुम ये भूल रही हो, कोई भी कारागार अपनी इच्छा से नहीं आता। सच ही तो है, ये इस महल में नहीं है। ये महल के रास्ते नहीं पहचानती, अवश्य यहाँ गलती से आई होगी। देखिए, बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है अब हम सबको विश्राम करना चाहिए। सुनो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखाता हूं। ये ज्योति मुझे ठीक नहीं लग रही है। नहीं, इतनी सरलता से मेरा संदेह नहीं मिटने वाला। कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इसकी किसी भी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब आपको समझ में आया ना कंचन, मैं क्यों गई थी कारागार में? मेरे माँ बाबा वहां नहीं है। कहाँ है फिर वो? जिस अपराध में उन्हें बंदी बनाया गया था वो उन्होंने नहीं किया। पता चलने के बाद भी उन्हें मुक्त क्यों नहीं किया गया? उत्तर दीजिए कंचन, चुप मत खड़े रहिए, उत्तर दीजिए। ज्योत्सना, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो ज्योत्सना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ ही चला गया था। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि कारागार से अचानक वो लोग कहाँ चले गए। अचानक कुछ नहीं होता कंचन, वह लोग अपनी इच्छा से कहीं नहीं गए हैं। अवश्य किसी ने उन्हें किसी और बड़े संकट में फंसा दिया है। आखिर कैसे पता लगाऊं मेरे माँ बाबा कहाँ हैं? उन्हीं के कारण मैं आज जीवित हूँ। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिए दे पाना असंभव है, इसलिए जिनके पास इसका उत्तर है मैं उनके पास पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ। कौन दे सकता है इसका उत्तर? किसके पास है इसका उत्तर? जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है वही उत्तर देंगे।
पर वो कौन है? व्यंगमा और व्यंगमी। व्यंगमा व्यंगमी, ठीक है। यदि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है तो फिर मैं उनके पास जाऊंगी। अपने माँ बाबा को मैं ढूंढ कर रहूंगी, और वो भी आने वाली पूर्णिमा से पहले। ये व्यंगमा व्यंगमी मिलेंगे कहाँ? उसके लिए तुम्हें 3 गांव पार करने होंगे। 3 गांव? हाँ, पहले जाना होगा दिगंतपुर गांव, उसके बाद आएगा धूधूगढ़ गांव, और उसे पार करने के बाद आएगा तेपांतर गांव। उस गांव के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष है, उसी वृक्ष की डाल पर रहते हैं व्यंगमा और व्यंगमी। ठीक है, मैं अभी जाऊंगी। रुको ज्योत्सना, भूलो मत, तुम यहाँ एक चिकित्सक हो, इसलिए इस महल से अपनी इच्छा से ना तो तुम जा सकती हो ना आ सकती हो। सच में? ये तो सही कह रहे हैं कंचन। कंचन ठीक कह रहे हैं। हड़बड़ी में आकर ऐसा कोई निर्णय नहीं करना चाहिए जिससे बेकार में किसी के मन में संदेह उत्पन्न हो। हाँ ज्योत्सना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि तुम असली ज्योत्सना हो, नहीं तो सबके मन में बहुत प्रश्न उठेंगे। मैं सबको लेकर चिंतित नहीं हूं कंचन, मेरी चिंता केवल कामिनी को लेकर है। उसे मुझ पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं महारानी से अनुमति लेकर ही व्यंगमा व्यंगमी के पास जाऊंगी। किंतु ज्योत्सना, तुम ये सब करोगी कैसे? मैं आपसे कह रही हूँ मंत्री जी, ज्योति कोई साधारण लड़की नहीं है जैसी वो स्वयं को बता रही है। ये किसी उद्देश्य से ही महल में वैद्य बनकर आई है। तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ, विश्वास है। और मैंने ये भी ध्यान दिया है कि कंचन ने महल में लौट कर आने के बाद से ज्योत्सना के बारे में कोई भी बात नहीं की। अपनी यात्रा के बारे में उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि जब मैंने ज्योत्सना के बारे में उससे पूछा तब भी उसने बात टाल दी। और वैद्य कन्या के महल में आने के बाद से ही उसकी हर बात में कंचन उसका साथ दे रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ तो अवश्य है ना? अवश्य है। अर्थात हमारे संदेश की सूची में केवल 2 नाम हैं, वैद्याचार्य और उनकी पुत्री ज्योति। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कामिनी। तुम गलती कर रही हो कामिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कामिनी, इस बार तुम्हारा अनुमान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं उस लड़की का असली परिचय क्या है। ये क्या? इतनी रात आप लोग यहाँ? सब ठीक है ना? रानी माँ, आप व्याकुल ना हो, चिंता की कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी रात गए? वास्तव में मैंने पिताजी से बात करके महाराज के लिए एक विशेष औषधि बनाने की सोची है। उसके लिए मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। विशेष प्रकार की औषधि? कैसी वस्तुएं चाहिए? तीपांतर गांव के एक विशेष वृक्ष की छाल की आवश्यकता है मुझे। उसी के लिए मुझे कल सूर्योदय होते ही यहाँ से जाना होगा। मुझे यही सूचना मैं आपको देने आई थी। ठीक है, तुम्हें जैसा उचित लगता है तुम वैसा ही करो। बस
मेरे महाराज को स्वस्थ कर दो। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, महाराज बहुत ही शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे, विश्वास रखिए। माँ, ज्योति अकेली ये कार्य नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है मुझे भी इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है। रानी माँ, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, बहुत सारे काम करने हैं। माँ, चलते हैं। आती हूँ रानी माँ। रानी माँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। कंचन और आलो की अनुपस्थिति में महाराज को कड़े पहरे में रखना होगा। एकमात्र आपके अलावा कोई और इस कक्ष में प्रवेश ना करे, ठीक है? आज्ञा दीजिए। एक दिन इस महल से मुझे दूर कर दिया गया था, किंतु पुनः मैं इस महल में लौट कर आऊंगा। मेरी उर्मी सब कुछ ठीक करके पुनः टूटे हुए परिवारों को एक साथ जोड़ देगी।